Okay. So first I am assigning the homework to you based on today's class. Ionic equilibrium part 2. From advanced sheet. अभी मैंने असाइन नहीं किया ना पार्ट 2 में से. ओके. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए एंड ओनली सेक्शन ए. Again, part 2, section A. Exercise 2. Nothing. पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2. पार्ट 3 में कंप्लीट एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8. This is what you can try based on today's class. एलिमेंट्री का शीट अभी मेरे पास राइट नाउ नहीं दिख रहा. तो एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में आपको देख के बता दूंगा एलिमेंट्री शीट में से क्या क्या होमवर्क ट्राई कर सकते हैं. अभी आप फिलहाल इतना ही कर. नोटेड? होमवर्क नोट कर लिया? ओके. तो चलो प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की. पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में हेंडरसन इक्वेशन तक देख लिया था. फॉर एसिडिक बफर pH इज pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस upon concentration of acid. And for basic buffer, POH is pKb plus log of concentration of conjugate acid upon concentration of weak base. And here again it is concentration of weak acid. अब यहां पर सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें कब पता लगेगा कि किसी एसिड और किसी बेस का कितने मोल्स का रेशो लिया जाए तब वो एक बफर सॉल्यूशन बना सकता है. तो यहां एक रफ आइडिया ये है, जब तक एक कंपोनेंट लाइक कंजुगेट एसिड वीक एसिड के कंपैरिजन में 10 टाइम्स एक्सेस में नहीं है तब तक सॉल्यूशन बफर में. जब तक वीक बेस कंजुगेट एसिड के कंपैरिजन में 10 टाइम्स एक्सेस में नहीं है तब तक वो एक बफर सॉल्यूशन है.
कहने का ये मतलब है कि भाई अगर वीक एसिड की क्वांटिटी बेस कंजुगेट बेस के कंपैरिजन में 10 टाइम से भी ज्यादा हो गई, फिर हम उसे बफर सॉल्यूशन की रेंज में नहीं रखते, फिर वो सॉल्यूशन हमारे लिए डोमिनेटिंगली एक एसिड का है। यानी कि जब तक एक कंपोनेंट दूसरे के कंपैरिजन में 10 टाइम्स एक्सेस में है, विद इन दैट लिमिट है, तब तक तो उस सॉल्यूशन के अंदर पीएच को रेजिस्ट करने की ताकत रहती है। जैसे ही एक कंपोनेंट दूसरे के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मोर क्वांटिटी में हो जाता है, तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि अगर कंजुगेट बेस का इफेक्ट डोमिनेटिंग हो गया, फिर वो बफर सोल्यूशन ही रहेगा, यानी कि वो एक बेसिक सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी में वीक एसिड की कंसेंट्रेशन कंजुगेट बेस से 10 टाइम एक्सेस में हो गई, तो अब उस सॉल्यूशन में बफर जैसा स्टेमिना या बफर जैसा प्रॉपर्टी नहीं रहता अपनी पीएच को चेंज करने के प्रति। ऐसे केस में वो सॉल्यूशन डोमिनेटिंगली एक एसिड सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से बेसिक बफर में भी ऐसा है। अगर बेस की कंसेंट्रेशन कंजुगेट एसिड के 10 टाइम्स एक्सेस में है, तो दैट सॉल्यूशन इज लाइक अ बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज नो मोर ए बफर। सिमिलरली, जब तक कंजुगेट एसिड की क्वांटिटी वीक बेस के कंपैरिजन में 10 टाइम्स एक्सेस तक क्रॉस नहीं कर जाती, तब तक ये सॉल्यूशन बफर बना रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कंजुगेट बेस की क्वांटिटी 10 टाइम्स वीक एसिड है, या फिर इससे कम या इसके बराबर, तब तक मैं बोलूंगा कि ये रेशो, जब तक ये रेशो 0.1 से 10 के बीच में है, तब तक हम ऐसे सॉल्यूशन में बफर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि तब तक उस सॉल्यूशन की पीएच के प्रति चेंज होने की रेजिस्टेंस बरकरार रहती है। अब इस 0.1 और 10 का संबंध आप देख सकते हो। अगर ये नंबर 10 टाइम्स इससे ज्यादा हो गया, मतलब अगर इसकी कंसेंट्रेशन इससे 10 टाइम्स हो गई, तो ये रेशो 10 है। और अगर इसकी रेशो 10 टाइम्स ज्यादा हो गई इसके मुकाबले में, तो ये रेशो 0.1 है। अगर एसिड की कंसेंट्रेशन कंजुगेट बेस के कंपैरिजन में 20 टाइम्स हो गई, उस वक्त ये रेशो क्या हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी? अगर एसिड की कंसेंट्रेशन कंजुगेट बेस से 20 टाइम्स हो गई सॉल्यूशन में, तो पॉइंट उस केस में अगर ये 20 टाइम्स हो गया उसके कंपैरिजन में, बता सकते हो ये रेशो की वैल्यू क्या होगी जब ये 20 टाइम्स हो इससे? मैंने टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा, मैंने तो ये बोला कि अगर ये 20 टाइम्स 0.2 कैसे, अगर ये 20 टाइम्स हो इससे 0.05, तो ये 0.1 से लोअर लिमिट में चले गए ना, 0.1 से भी छोटी होगी ना ये वैल्यू, ये रेशो, तो उस वक्त ये सॉल्यूशन बफर नहीं कहलाएगा फिर। यानी कि बफर बनने के लिए इनको एक दूसरे के कंपैरिजन में एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में होना चाहिए, और वो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी की लिमिट रखी है एटलीस्ट 10 गुना, सॉरी मैक्सिमम 10 गुना अगर कोई हो। यानी कि अगर इसकी कंसेंट्रेशन मोर देन 10 टाइम्स हो गई इससे, तो फिर वो सॉल्यूशन बफर नहीं है, उसमें सिर्फ बेस ही बेस का इफेक्ट है। अगर किसी सॉल्यूशन में इस कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन इसके कंसेंट्रेशन के कंपैरिजन में 10 टाइम से ज्यादा हो गई, यानी कि ये रेशो 0.1 से भी छोटी हो गई, ऐसे केस में सॉल्यूशन विल बिहेव लाइक एन एसिडिक सॉल्यूशन, इट विल नॉट बिहेव लाइक बफर। यू गॉट दिस मीनिंग और नॉट? यू गॉट दिस मीनिंग और नॉट? लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये बोला कि किसी केस में हमने एक सॉल्यूशन दिया, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर है, इसमें मैंने सोडियम एसीटेट मिलाया हुआ है और एसिटिक एसिड है। They will make acidic buffer. You already have studied in previous class. Weak acid and its conjugate base. और अगर मैंने ये बोला कि एसीटेट के 5 मिलीमोल है और एसिटिक एसिड के 0.1 मिलीमोल है, what will be the ratio? What will be this ratio? अगर ये 5 मिलीमोल है और ये 0.1 मिलीमोल है, तो ये रेशो 50 हो गई।
50 नंबर क्या बता रहा है? 50 नंबर हमें क्या बता रहा है कि कंजुगेट बेस की क्वांटिटी एसिड से 50 गुना ज्यादा है, यही बता रहा है ना। तो ऐसे केस में इस सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा, इसका या इसका? कॉन्जुगेट बेस का। और जब आप वर्ड ही बोल रहे हो कॉन्जुगेट बेस, तो इट मींस दिस सॉल्यूशन इज जस्ट लाइक अ बेस, दिस इज नो मोर बफर। पर अगर मैंने ये कह दिया कि एसिटिक एसिड के मैंने इस सॉल्यूशन में 1 मिलीमोल डाल दिया, व्हाट विल बी दिस रेशियो? What will be this ratio? 5. Is 5 number is lying between this range? This is the range of concentration. 0.1 से 10 के बीच की रेंज है, तो 5 नंबर आ गया ना, ये रेशो 5 बन गई ना। तो उस केस में मैं कहूंगा अगर आपने इनको 5:1 मोल रेशो में लिया है, तब तक मैं मान सकता हूं कि ये सोल्यूशन एक बफर की तरह परफॉर्म कर सकता है। यानी कि अब मैंने अगर बाहर से बेस डाला, बाहर से एसिड डाला, तो इस सोल्यूशन की जो भी पीएच होगी उस वक्त मैं ये मान सकता हूं कि वो पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाले। तो किसी भी बफर को बनाने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स की रेशो है, कंजुगेट पार्टनर की रेशो फ्रॉम द वीक एसिड या कंजुगेट एसिड की रेशो एज कंपेयर टू वीक बेस, नन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी मोर देन द अदर बियॉन्ड 10 टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ये बात आपको समझ में लगी है जो मैंने कही? कोई भी एक स्टूडेंट मुझे समझा दो कि मैंने क्या पॉइंट बताने का प्रयास किया। एनीवन? किसी भी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन, मोल्स नहीं मोलैरिटी, किसी भी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन दूसरे से 10 गुना एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, 10 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां मैंने मोलैरिटी का रेशो लिया। अब जब मैं मोलैरिटी की रेशो ले रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ कंजुगेट बेस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एसिड के लिए मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एक ही सॉल्यूशन है, मिक्सचर, बफर इज ऑलवेज अ मिक्सचर। इस मिक्सचर का वॉल्यूम है यहां पे, तो दोनों कंपोनेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम है। तो ऐसे केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये वॉल्यूम से वॉल्यूम टर्म कट जाएगी। तो ये जो रेशो है ना, ये रेशो हम मोलैरिटी का रेशो ले रहे हैं, पर इस मोलैरिटी के रेशो में मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय कौन सा वॉल्यूम है, मिक्सचर का वॉल्यूम। इट्स नॉट द वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, इट्स नॉट द वॉल्यूम ऑफ अनदर कंपोनेंट। अगर मैंने आपको ऐसे बोला ना कि मेरे पास 5 ml 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट है, और एक तरफ मैंने बोल दिया कि मेरे पास 10 ml 0.01 मोलर एसिटिक एसिड का मिक्सचर है, मिक्सचर में सॉल्यूशन है, और अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 15 मिलीलीटर। इस 15 मिलीलीटर में अब आप बता सकते हो कि आपके पास एसिटिक एसिड के कितने मिली मोल हैं, और क्या आप ये बता सकते हैं सोडियम एसीटेट के इस 15 ml मिक्सचर में कितने मिली मोल हैं? ये मोलैरिटी, ये वॉल्यूम, तो 0.5 मिली मोल सोडियम एसीटेट के और एसिटिक एसिड के कितने मिली मोल है, 10 इंटू 0.01, 0.1 मिली मोल। लेकिन ये 15 ml दोनों का मिक्सचर का ये बफर सॉल्यूशन अब बना रहा है या नहीं बना रहा, तो आपने इस मिक्सचर में इनके मोल्स की रेशियो चेक करनी है, क्योंकि अब दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम तो हो गया बराबर, वॉल्यूम तो 15 गिना जाएगा, वॉल्यूम तो भाई दोनों के लिए 15 ml होगा। तो अगर मुझे यहां पर इनके इस रेशो को फाइंड करना हो ना, तो मैं लिखूंगा 0.5 डिवाइड बाय 15, नॉट 0.1 डिवाइड, 0.1 नहीं पुट करना यहां पर। ये कंसंट्रेशन की वो वैल्यू है जो मिक्स होने से पहले की थी, तब तक ये बफर नहीं था। एसिटिक एसिड की ये मोलैरिटी बफर बनने से पहले की है, हमें ये मोलैरिटी यहां पुट नहीं करनी है, हमें वो मोलैरिटी चाहिए जो आफ्टर मिक्सिंग है।
अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि इसके 0.5 मिलीमोल है, वॉल्यूम 15 मिलीलीटर है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई अपने पास? 0.5 डिवाइड बाय 50। और एसिडिक एसिड की मोलर कंसेंट्रेशन बफर मिक्सचर के अंदर हमारे पास होगी 0.1 बाय 50। तो मुझे ये नंबर डिवाइड बाय 15 करके टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मुझे वो वैल्यू पुट करनी है, तो 15 तो कट जाएगा। तो जब भी कभी आपने ये रेशो लेनी है तो आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि यहां पर मोलैरिटी रखी जा रही है। वो अलग बात है कि आपको ये ओवर क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस मिक्सचर के अंदर, बफर सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम बराबर हो चुका है, तो वॉल्यूम टर्म कट जाएगी, इसलिए यहां मोल्स का रेशो ही आ जाएगा इवेंचुअली। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब आपने यहां पे वॉल्यूम, जहां पर जब आपने मोलैरिटी पुट करनी है तो वॉल्यूम टर्म विल गेट कैंसल्ड इट आउट and it will be only the ratio of moles. We are not putting the ratio of moles, we are putting the ratio of molarity. But that is a coincidence, that is a additional common sense when the both component are present in the same volume of mixture, then that volume term will get cancelled it out. So eventually it becomes ratio of the moles. Is this clear? तो अगर कोई मुझे ये कह दे व्हाट इज पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन विच इज 0.01 मोलर इन अमोनियम क्लोराइड एंड 0.1 मोलर इन aqueous ammonia, and given that pKb of ammonia is 4.74. Can you tell me? Can you solve? (9.26) क्या आपने pH निकाला है या pOH निकाला है? बस ये ध्यान रख लेना, pH निकाला है या pOH निकाला है। I want pH. सॉरी, मैं आवाज नहीं सुन पाया, क्या कह रहे हैं? ओके, सो व्हाट इज द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन विच इज 0.01 मोलर इन अमोनियम क्लोराइड एंड 0.1 मोलर इन अमोनिया। Okay. So it is a basic buffer, weak base and its conjugate acid. तो यहां से अगर मुझे POH निकालना होता, POH is pKb plus log of molarity of conjugate acid अपॉन मोलैरिटी ऑफ वीक बेस। तो अब मेरे पास अमोनिया सोल्यूशन इज अ वीक बेस और इसका कंजुगेट पार्टनर अमोनियम क्लोराइड। तो मुझे अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंसेंट्रेशन गिवन है, तो मुझे यहां पर ये वैल्यू मिल गई 0.01 और ये वैल्यू मिल गई 0.1। पीकेबी की वैल्यू 4.74, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? लॉग 0.1 विच इज 3.74। तो यहां से पीएच आ जाएगा 40 माइनस 3.74, दैट इज 10.26। इज दिस क्लियर? कैसे निकाला ये? पर अगर मैंने आपको इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट should be added in 500 ml
0.1 molar aqueous ammonia to get a basic buffer of pH 9.26, given that pKb of ammonia is 4.74. अब आपका क्या आंसर होता? Any answer? $50. Okay. लक्ष्य सेट 50. तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है और इसमें अमोनिया सॉल्यूशन की मोलर कंसेंट्रेशन 0.1 दी हुई है. इट्स ए प्योर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस. अब इसके अंदर हम कितने मिलीमोल अमोनियम सल्फेट ऐड करें? तो लेट से आपने कुछ अमोनियम सल्फेट के A मिलीमोल्स ऐड किए. सॉल्यूशन में अमोनियम सल्फेट के मिलीमोल्स ऐड हुए A, लेकिन बफर सॉल्यूशन कौन बनाएगा? अमोनिया वाटर के साथ मिलकर बनाएगा NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस. किसी बेसिक बफर का वन कंपोनेंट इज वीक बेस, लेकिन साथ के साथ जो सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट आपने मिलाया, तो यहां पर जो कंसंट्रेशन, जो हमें बफर मिलेगा, वो तो अमोनियम ने और अमोनिया के साथ मिलकर बनाना है. तो मेरा कंसर्न ये है कि मुझे जब बफर एक्शन देखना है तो वो अमोनियम आयन का इफेक्ट अमोनिया के साथ मिक्स होने का देखना है. बफर तो ये और ये मिलके बना रहे हैं, इसलिए अगर इसके A मिलीमोल्स हैं तो ये डिसोसिएट होके 2A मिलीमोल्स अमोनियम के और 2A मिलीमोल्स सल्फेट के बनेंगे. तो जो बफर बनेगा, जो आपने 2A मिलीमोल्स इसके अंदर डाले अमोनियम आयन के, वो मेरे बफर इक्वेशन में ऐड होंगे. POH is PKB प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम. तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना कि मुझे तो अमोनियम आयन की मोलर कंसेंट्रेशन चाहिए. तो मेरे लिए अमोनियम आयंस के 2A मिलीमोलर जो इस 500 ml में गए, तो अब मैं यहां पे ये रखूंगा कि PKB इज 4.74 प्लस लॉग, क्योंकि ये रेशो मोलैरिटी की है, तो मैं लिखूंगा 2A मिलीमोल अमोनियम जो ऐड हुआ सॉल्यूशन के अंदर, और 2A मिलीमोल जो अमोनियम आयन के इस सॉल्यूशन में गए वो 500 ml में थे. तो 500 ml में डिवाइड बाय 500 अपॉन अमोनिया की मोलैरिटी 0.1 दी हुई है. So this is in millimoles, this is in volume, in milliliter. So this is molarity. And this POH is given to you how much? 9.26. So 14 minus 9.26 should be POH, which is I guess 4.74. So this becomes 1 is equal to log 2A by 500 divide by 0.1
This I can write it as log 10. So this is 10 is equal to 2a by 500 into 0.1, which is 50. 50 into 10. 50 into 10 is 500 by 2. Answer will be 250 millimole. Is this clear or not? क्या आपने यहां पर डायरेक्ट A पुट कर दिया, यहां से जो अमोनियम की कंसेंट्रेशन आई, अमोनियम के मोल आए, वही डायरेक्ट आंसर बता दिए, या आपने ये चीज देखी थी कि अमोनियम की मोल्स तो 2A हैं अपने पास, क्या आपने ये 2 फैक्टर काउंट किया था या नहीं किया था? अगर काउंट किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। अगर नहीं काउंट किया तो ये आपके लिए सीखने के लिए था कि यहां आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट बफर बना रहा है। बफर बनाने में तो वीक बेस और उसके कंजुगेट एसिड का योगदान है, तो हमें अमोनियम आयन की मोलैरिटी यहां रखनी है, सॉल्ट की नहीं। तो अब मैं आपको यहां पर अपनी तरफ से हमेशा के, ताकि आपसे ये गलती ना हो, आप हमेशा ध्यान रखना, यहां आप कभी भी, आपको कभी कोई सॉल्ट दे दिया जाए, सॉल्ट, आप उसकी मोलैरिटी की रेशो मत रखो, हमेशा उस सॉल्ट की नॉर्मेलिटी का रेशो रखो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। या फिर आंखें खोल के लॉजिक के साथ चलो, और अगर आपको लगता है कि आपसे ये गलती हो सकती है तो अपने लिए ये कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लो कि आपको यहां पर जो रेशो रखनी है वो सॉल्ट और एसिड की नॉर्मेलिटी का रेशो एक्चुअल में रखना है। और नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स एन फैक्टर? ये एक सॉल्ट है ना, तो इस सॉल्ट का एन फैक्टर कितना है? 2। तो आपको जब यहां पे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर देखना था, तो अगर आपने इसके a मिलीमोल्स डाले हैं तो इसका n फैक्टर इज 2, तो इसकी मोलैरिटी हो गई थी a बाय 500 मिलीलीटर। दिस इज इन मिलीमोल, ये इसकी मोलैरिटी आ गई थी। मोलैरिटी और सॉल्ट का n फैक्टर इज 2, ये इसकी नॉर्मेलिटी है, और जो इसकी नॉर्मेलिटी है वही इसके आयंस की नॉर्मेलिटी होती है। ये आप अच्छे से जान चुके हो कि किसी सॉल्ट की नॉर्मेलिटी और उसके आयंस की नॉर्मेलिटी सेम रहती है। यही फायदा होता है नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट का मोलैरिटी से, ताकि आप गलती से ये 2 फैक्टर कहीं काउंट करना भूल जाओ तो अगर अपने माइंड को पहले दिन से आदत डाल ली कि यहां नॉर्मेलिटी रखनी है, किसकी? सॉल्ट की, किसी आयन की, सॉल्ट के आयन की, क्योंकि नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ इट्स आयंस, दैट विल बी सेम। अगर मुझे यहां अमोनिया की नॉर्मेलिटी रखनी होती, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ अमोनिया? अमोनिया के लिए एन फैक्टर कितना है? 1। तो अमोनिया की मोलैरिटी 0.1 है, तो 0.1 इंटू 1 ही कर देते, तो वो वही रह जाता। आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी क्लियर in your mind that why I am preferring normality. And if you get confused, if you feel that you are getting confused with this normality term, then please put this term with your open eyes, that you have to put the molar concentration of ammonium ion, not that of salt. I hope this is clear to you. Any query, any doubt? ये नंबर कितना बन जाएगा? 0 ना? ओ सॉरी, log 1 आएगा ये, है ना? ये गलती हो गई, ये 4.74 माइनस 4.74 0 आएगा, 0 आएगा तो log 1 आना चाहिए, तो फिर ये कैलकुलेशन गलत है। दिस इज 1, तो दिस इज 50 बाय दिस 25 आएगा, ठीक है? ओके, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? अगर आप नॉर्मेलिटी रखते हो तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने आयंस के लिए क्या काउंट किया। बेसिकली तो हमें सॉल्ट और एसिड की नॉर्मेलिटी का रेशो लेना चाहिए। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि आपको उस कंजुगेट एसिड के मोल्स पता होने चाहिए, और कंजुगेट एसिड के मोल्स और सॉल्ट के मोल जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि जब किसी सॉल्ट का एन फैक्टर 1 से ज्यादा हो गया तो उसके आयंस के मोल्स और उसके सॉल्ट के खुद के मोल्स अलग अलग होंगे, और हमें रखने हैं किसी आयन के मोल्स, कंजुगेट एसिड के मोल्स। हमें अमोनियम सल्फेट के मोल्स नहीं रखने यहां पे। ओके,
a solution. This is a question from exercise 2 part 3. A solution containing 0.2 mole dichloroacetic acid and its Ka value is 5 into 10 raised to minus 2 and 0.1 mole sodium dichloroacetate in 1 liter solution will have concentration of H plus to identify and pH. इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि आपके सॉल्यूशन में अगर दो चीजें मिक्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि ये एक वीक एसिड है और ये उसी वीक एसिड का सॉल्ट है, तो यहां से मेरे दिमाग में पहली बार घंटी बजनी चाहिए कि इफ आई एम हैविंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड दिस इज इट्स कंजुगेट बेस, इसी का कंजुगेट बेस है, किसी वीक एसिड और उसी के कंजुगेट बेस का ये मिक्सचर है, तो माइट भी ये बफर हो, पर उसकी श्योरिटी कहां से होगी? तो पहला रफ वर्क में आपको चेक करना चाहिए कि जो सॉल्ट है और एसिटिक एसिड, जो भी एसिड दिया गया है आपको, क्या इनकी मोलैरिटी का रेशो 0.1 से 10 के बीच में है? तो अगर मुझे इन्होंने इसके मोल्स दे दिए और 1 लीटर का वॉल्यूम है दोनों के लिए, कॉमन वॉल्यूम 1 लीटर है, तो अगर मुझे उनके मोल्स का रेशो मिल गया 0.2 मोल सॉल्ट एंड 0.1 मोल एसिड, सॉरी 0.2 मोल एसिड 0.1 मोल सॉल्ट, तो ये रेशो मेरे पास 0.1 मोल बाय वॉल्यूम 1 लीटर, दिस इज मोलैरिटी, 0.2 मोल बाय 1 लीटर, दिस इज मोलर कंसेंट्रेशन, दिस इज मोलैरिटी, and this ratio is 1/2 and it is lying between 1.1 and 10। और अगर ये रेशो 0.1 और 10 के बीच में आ रही है तो आप हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं। तो अब मैं यहां से लगा दूंगा इक्वेशन, pH is pKa plus log of molar concentration of salt upon molar concentration of weak acid which is half। तो यहां से pKa की वैल्यू which is 2 minus log 5 minus log 2, ये बन जाएगी अपने पास 1 आई गेस। और अगर pH 1 है तो what will be the concentration of H plus ion? 0. 5 into 10 is the minus 2, 2 minus log 5 which is 0.7 and log 2 is 0.3, और ये रेशो सॉल्ट के 0.1 मोल है एंड 0.2 मोल, करेक्ट। तो यहां से कितनी आ रही है? pH वैल्यू 1 आ रही है, तो यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? आई कैन से दिस इज 0.1 मोलर। इस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन 0.1, बट आई एम सरप्राइज्ड, एक बार इसका आंसर चेक करना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 सवाल नंबर 1, इसका आंसर अगर मैं चेक करूं, आंसर इसका 0.0, हाँ एडवांस, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में सवाल नंबर 1, इसका आंसर 0.05 मोलर क्यों दिया? फिर क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हमसे? क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है 0.05 मोलर, विच आई थिंक इट्स रॉन्ग। क्या आपके पास अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी है शीट के, आप चेक कर सकते हो? क्या आपको भी आंसर 0.1 मोलर दिया हुआ है? ए ऑप्शन दी हुई है क्या आंसर?
Can you just check this question from your soft version of the sheet which you are having? क्योंकि मुझे कहीं से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं दिख रही इसमें। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्शन होगा, 0.1 मोलर आएगा। हाँ बिल्कुल, इट विल बी सी ऑप्शन, नॉट द ए ऑप्शन। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट अगर मैं देखूं, सो आंसर शुड बी सी नॉट ए। What volume of 0.2 molar NaOH is required to prepare a buffer of pH 4.74 with 50 ml 0.2 molar acetic acid, given that pKb of acetate ion is 9.26. इस टाइप के सवाल मान के चलो, अगर जेई मेंस में या एडवांस में बफर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मोस्ट लाइकली वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छे से समझना। आपको यह बोला है कि अगर आपके पास एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 50 मिलीलीटर है और मोलैरिटी 0.2 है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी मोलैरिटी आपको दे दी गई है 0.2, पर इसका कितना वॉल्यूम लें, इसमें से इसका कितना वॉल्यूम इसमें डालें ताकि फाइनली बफर सॉल्यूशन की पीएच 4.74, यानी कि इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम इसमें मिलाए। पहली बात तो क्यों मिलाएं, इसका इसके साथ मिक्स होने से बफर के बनने का क्या संबंध है। पहले तो मुझे यह बताइए, अगर एसिटिक एसिड से बफर सॉल्यूशन बनाना है तो इस एसिड के साथ इसके बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए इसका सेकंड कंपोनेंट कौन होना चाहिए? CH3COONA बन जाएगा, उसका सॉल्ट चाहिए, और किसी एसिड से उसका सॉल्ट तैयार करना है तो उसमें बेस तो मिलाना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि जब ये एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब NaOH के साथ होगी, अगर यहां पर ये सॉल्ट बने तो बफर सॉल्यूशन तभी बनेगा यदि सॉल्ट के साथ साथ एसिड भी मिक्स्ड हो, यानी कि NaOH इतनी मात्रा में मिलाओ कि ये दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होकर सिर्फ सॉल्ट अकेला ना बनाए, क्योंकि अकेला सॉल्ट बफर नहीं बना पाएगा। बफर तभी बनेगा जब सॉल्ट भी बने, इस मिक्सचर में सॉल्ट भी हो और कुछ एसिटिक एसिड भी हो। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन समझ में आई? यदि बफर बनाने के लिए मुझे सॉल्ट तो चाहिए CH3CONA, पर मैं चाहता हूं कि CH3COH खत्म ना हो, क्योंकि वीक एसिड और उसका सॉल्ट, इनका मिक्सचर ही बफर बना पाएगा। तो व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर यू? इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली कि यहां से क्या इंफॉर्मेशन समझ में आई? वेरी गुड, NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन में इनकी रिएक्शन दोनों की जब हो तो ये खत्म हो जाए, ये बच जाए। इट हैज टू बी इन एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू NaOH। इसलिए
ऐसे सवाल आप मान के चलो इसी टाइप के आपको जेईई एडवांस में, रेजोनेंस के टेस्ट में, आपकी पूरी प्रेपरेशन में, आने की इक्विलिब्रियम में जब भी सवाल आएगा, डैम श्योर इसी टाइप का आने वाला है, जिसमें किसी एसिड में बेस मिलाया जाएगा, लेकिन वो बेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो इतना मिलाना कि वो लिमिटिंग रिएजेंट हो, ताकि आफ्टर द रिएक्शन सॉल्ट बने और एसिड शेष रह जाए। तो मान लेते हैं कि इसके x ml मैंने इस सॉल्यूशन में मिलाए, तो मुझे बताओगे बफर सॉल्यूशन यहां बनेगा या यहां बनेगा? जब मैं राइट वाली फिगर में बनेगा या लेफ्ट वाली फिगर में बनेगा? बफर सॉल्यूशन लेफ्ट वाले में। और जब मैं x ml इसमें मिला रहा हूं और मैं बफर इक्वेशन लगा रहा हूं, तो बफर इक्वेशन में मुझे यहां पे वॉल्यूम कौन सा रखना होता है? कौन सा वॉल्यूम मुझे रखना होता है? किसका वॉल्यूम रखना है? मिक्सचर का। आफ्टर मिक्सिंग इसको इसमें डालने के बाद, तो अब मैं बोलूंगा कि अगर मैंने x ml NaOH लिया और मेरे पास एसिटिक एसिड के 50 मिलीलीटर 0.2 मोलर हैं, तो इसके कितने मिली मोल हैं? 50 into 0.2 will be how many millimole of acetic acid I will be having? What will be the number of millimole I will be having? 10 millimole. और यदि मैंने इसमें सोडियम एसिटेट के 0.2x मिलीमोल्स डाले, 0.2x मिलीमोल, तो ये बफर तभी बनेगा जब ये खत्म हो जाए, ये ना खत्म हो। तो मुझे बताओ 0.2x मिलीमोल अगर लिमिटिंग रिएजेंट रखने हैं, तो ये NaOH के 0.2x मिलीमोल will consume how many millimoles of acetic acid? Because they react in 1:1 ratio. तो 0.2x millimole will react with how many millimoles of acetic acid? 0.2x। और आपके पास एसिटिक एसिड के 10 मिलीमोल है, तो बफर सॉल्यूशन बनने के बाद आपके पास एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल फाइनली बफर सॉल्यूशन में रिमेनिंग? दे विल रिमेन बिहाइंड 10 minus 0.2x। और यहां से सॉल्ट के कितने मोल बनेंगे, सोडियम एसिटेट के कितने मिलीमोल बनेंगे, वो डिसाइड कौन करेगा? NaOH। पर मुझे यह बताइए मैंने इसे लिमिटिंग रीजन क्यों मानना पड़ा? क्योंकि हमें बनाना क्या है? बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन से दो कंपोनेंट चाहिए? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। इसलिए इसे खत्म होना पड़ेगा, यानी कि ये लिमिटिंग रीजन की तरह लेना पड़ेगा, तभी बफर बनेगा। रेसिपी ये है बफर सॉल्यूशन बनाने की कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल्स वीक इलेक्ट्रोलाइट से कम होने चाहिए, ताकि आफ्टर देयर रिएक्शन वीक एसिड और उसके कंजुगेट पार्टनर ये सॉल्ट और ये वीक एसिड दे शुड बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो अब मुझे इनके 0.2x मिलीमोल मिल गए, ये इसके 10 minus 0.2x मिलीमोल मिल गए। अब मैं इस पे बफर इक्वेशन लगा रहा हूं, pH is equal to pKa plus log of molarity of the salt upon molarity of the acid। मुझे एक बात बताओ, इस सॉल्ट का n फैक्टर कितना है? इस सॉल्ट का n फैक्टर 1। इसलिए अगर आप टेक्निकली, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे यहां नॉर्मेलिटी रखनी चाहिए, तो नॉर्मेलिटी उस वक्त मोलैरिटी है क्योंकि इसका n फैक्टर भी 1 है और इस एसिड का n फैक्टर भी 1 है। तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे यहां नॉर्मेलिटी का रेशो रखना है, मोलैरिटी का रेशो भी वही है। लेकिन मुझे ये बताओ, जब मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा सॉल्ट की मोलैरिटी की, तो मैं सॉल्ट की मोलैरिटी कहां से लाऊं? आपके पास सॉल्ट के मिलीमोल हैं, what will be the molarity of salt? 0.2x। वही गलती कर दी फिर से, 0.2x डिवाइड बाय 50 प्लस x, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है कि यहां वॉल्यूम किसका रखना है? मिक्सचर का, वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो x ml NaOH इसमें मिला दिया, तो यहां पे जब आपने यहां वैल्यू में यहां सॉल्ट की मोलर कंसेंट्रेशन रखनी है, दिस इज 0.2x मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, और x ml इसमें मिक्स कर दिए तो टोटल वॉल्यूम 50 प्लस x।
और एसिटिक एसिड की मोलैरिटी कितनी रखोगे आप? एसिटिक एसिड की मोलैरिटी 10 माइनस 0.2x। ये तो 0.2 नहीं रख सकते आप, क्योंकि जब इसको मिक्स किया इसकी मोलैरिटी तो चेंज हो गई, क्योंकि इसके मोल्स घट गए हैं, अब इसके मोल्स कम हो गए हैं पहले से। तो आपके पास इसके कितने मोल्स रह गए? 10 माइनस 0.2x डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 50 प्लस एक्स, और 50 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। पर उन्होंने आपके लिए एक और ट्विस्ट रखा हुआ है, आपको यहां pKa चाहिए। किसका pKa चाहिए होता है हेंडरसन इक्वेशन में? एसिटिक एसिड का या सोडियम एसीटेट का? pKa डिफाइन किसके लिए होगा? एसिड के लिए या उसके कंजुगेट बेस के लिए? ऑब्वियसली एसिड के लिए। आपको तो एसिटिक एसिड का pKa चाहिए, पर आपको क्या दिया हुआ है? pKb ऑफ एसीटेट। कोई तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। कोई आसान सा काम दो। pKa प्लस pKb is 14. This is for acid and this is for its conjugate base. तो अगर मुझे एसिटिक एसिड का pKa चाहिए, ये नंबर नहीं मालूम, पर कंजुगेट बेस एसीटेट का pKb पता है, तो 14 माइनस करके लाऊं। हाइड्रोलिसिस की तो जरूरत ही नहीं यहां पे कहीं भी। तो pKa प्लस pKb इज 14। तो वीक एसिड एसिटिक एसिड का pK आई नीड, विच इज नॉट गिवन, बट एसिटेट का जो कि इसका कंजुगेट पार्टनर है, इसका pKb आपको पता है 9.26। तो व्हाट विल बी दिस नंबर? 14 माइनस 9.26। एंड व्हाट इज द pH? 4.74। यहां से बताइए मुझे आपका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? सो दिस इज वन ऑफ द सो बेस्ट क्वेश्चन जो एक 11th क्लास के बच्चे से एज ए प्रैक्टिस वाइज जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि वो यहां गलती पक्का करेगा। मोल्स बाय वॉल्यूम करते वक्त पक्का गलती करेगा। तो सबसे पहले आपने इस सवाल से यह सीखा कि जब किसी एसिड और बेस का मिक्सचर होगा, और यदि क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इसका कितना वॉल्यूम इसमें डालें ताकि बफर बन जाए, तो पहली स्टोरी तो ये कि आपको क्लैरिटी है कि बफर सॉल्यूशन बनते वक्त सॉल्ट और एसिड दोनों होने चाहिए, यानी कि इस दोनों के रिएक्शन में ये खत्म हो जाए, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो। इसलिए आपका फर्ज ये कि सबसे पहले मिलीमोल चेक करो कि इसके कितने मिलीमोल लें और इसके कितने मिलीमोल लें। जितने मिलीमोल आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं वो पूरे खत्म हो जाने चाहिए, और उसके हिसाब से देखो कितने मिलीमोल एसिटिक एसिड के बच गए, वीक एसिड के कितने मिलीमोल बच गए, और सॉल्ट के कितने मिलीमोल बन के आए। पर हमें यहां पे मिलीमोल से मतलब नहीं है, हमें मोलैरिटी चाहिए, वो भी मोलैरिटी में डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन। और 50 ml में जब XML मिक्स कर रहे हो तो सारी गेम आफ्टर मिक्सचर का जो टोटल वॉल्यूम है वो 50 प्लस एक्स की है। तो यहां से 50 प्लस एक्स करके पूरा डिवाइड करना है। और सबसे बड़ी स्मार्टनेस ये कि यहां आपको pKa चाहिए बफर सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन के वीक एसिड का pKa, जबकि उसके कंजुगेट बेस का pKb दिया। तो pKa की वैल्यू 14 माइनस करके सॉल्व करोगे और यहां से x की वैल्यू निकालोगे। चेक करो आंसर क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन इज 25 ml। हाँ, हमारा कितना आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी बोलो। ना हो, CH3COH की रिएक्शन जब NaOH के साथ हो रही है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन तो हमेशा कंप्लीट होगी। उसके लिए हमेशा, चाहे एसिड वीक हो चाहे बेस वीक हो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। अब इसी क्वेश्चन में थर्ड, रेशियो ऑफ pH of solution 1 containing 1 mole
sodium acetate and 1 mole of HCl. And solution 2 containing 1 mole of sodium acetate and 1 mole of acetic acid. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया. In 1 liter is सवाल ये है कि अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन में आपने क्या क्या मिक्स किया, सोडियम एसीटेट में HCl मिला दिया, और दूसरे सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट में वीक एसिड एसिटिक एसिड मिला दिया, इसका भी 1 मोल मिलाया, इसका भी 1 मोल मिलाया, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, और दोनों का टोटल वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर है. तो यहां की पीएच कितनी है, यहां की पीएच कितनी है, और उनका रेशो बताओ. मान लो यहां की पीएच x है और यहां की पीएच y है. व्हाट इज द रेशो ऑफ द पीएच? खुद करके दिखाओ, बहुत आसान सवाल है. और चेक करो आंसर अपना. दिस इज कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 3rd सवाल है. बिल्कुल एडवांस्ड वाला. कि इसके बाद आपकी 3rd क्लास है, इसके बाद ओके. एनी आंसर?
सब शांत हो गए, क्या हो गया? बिल्कुल ठीक। लक्ष्य, आर्यन, अस्मिता, योगिता, आयुष, ओके आयुष। चलो देखिए, तो पहले वाले सॉल्यूशन में CH3 COONA और HCl को मिलाया, तो CH3 COONA प्लस HCl, दिस इज अ सॉल्ट and it is a strong electrolyte, it will dissociate 100%, अल्फा इसका 1 है। HCl is a strong acid, तो इनकी रिएक्शन irreversibly like up to completion है, तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl। तो यदि इसका एक मोल है और इसका भी एक मोल है, तो आफ्टर रिएक्शन ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होके ये एक मोल और ये भी एक मोल बनाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो इस सॉल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस सॉल्यूशन की पीएच में इसका कोई योगदान नहीं है। NaCl के कारण पीएच में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा, पर अब ये सॉल्यूशन बन गया एसिटिक एसिड का, वीक एसिड का, वीक मोनोप्रोटिक एसिड का। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड की पीएच कैसे निकाले आप जानते होंगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो 1 लीटर है। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो हमें एक इनडायरेक्टली ये पूछा है पीएच ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड, जिसके लिए आपको Ka डाटा शायद देना चाहिए था। क्वेश्चन में दिया है या नहीं, लेट मी चेक। क्वेश्चन में नहीं दिया, तो ये आपको मिलना चाहिए था। Ka ऑफ एसिटिक एसिड आप ले लो 2 × 10⁻⁻⁵। तो अब मैं यहां से वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले अल्फा निकालूंगा Ka/C का रूट, क्योंकि ये वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही है तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा दूंगा पीएच इज हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, और वीक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो log 1 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा हाफ ऑफ pKa विच इज 5 माइनस log 2। फोर 4.7 का हाफ। यहां तक किसी को डाउट? क्या ऐसे ही किया किसी ने अगर किया हो? इसमें किसी को डाउट? कंसंट्रेशन 1 है तो log C इज 1, कंसंट्रेशन इज 1, pK लिखा यार, pK की वैल्यू वो अलग बात है कि लास्ट में कट जाएगा शायद pK वाला। हाँ, तो अब सेकंड केस में आपको क्या बोला है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर है। अब मैं यहां देखूंगा कि ये एक वीक एसिड है और ये उसका कंजुगेट पार्टनर है, और वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर सेम 1 लीटर वॉल्यूम है, तो शायद ये बफर बन जाए। तो मैं चेक कैसे करूंगा, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड की मोलैरिटी का रेशो देके, तो इसका 1 मोल 1 लीटर में है तो 1/1 मोलैरिटी हो गई दोनों की, और क्योंकि ये रेशो 0.1 से 10 के बीच में आ रही है तो क्लियर कट ये क्वेश्चन बन गया बफर सॉल्यूशन का। तो अब इसकी इक्वेशन होगी pH इज इक्वल टू pKa ऑफ एसिटिक एसिड प्लस log ऑफ दिस रेशो विच इज log 1 विच इज 0। So pH is equal to pKa which is 5 minus log 2।
अब यहां की पीएच पीके के बराबर आई और यहां की पीएच पीके का हाफ आई, तो क्लियर कट आंसर आ गया, जरूरत ही नहीं रही इस कैलकुलेशन की। तो दिस इज पीके ए का हाफ एंड दिस इज पीके ए, तो ये कट के आंसर बन जाएगा 1/2। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं कि मान लो कि किसी बफर सॉल्यूशन में आप हेंडरसन इक्वेशन लगा रहे हो, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कुछ क्लियर किया था कि मुझे रियलिटी में यहां पर क्या पुट करना चाहिए। रियलिटी में मुझे यहां क्या पुट करना चाहिए, सॉल्ट और एसिड की नॉर्मलिटी। क्यों, क्या जरूरत है नॉर्मलिटी की? क्योंकि हमें रियलिटी में यहां किसकी कंसंट्रेशन पुट करनी है, कंजुगेट एसिड की। तो किसी सॉल्ट का कंजुगेट एसिड ऑफ दिस एसिड, इस एसिड का ये जो कंजुगेट बेस है वो उस सॉल्ट का एक आयन है। अगर मैंने यहां पे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट लिया है, तो मुझे यहां पे सॉल्ट अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी नहीं चाहिए है, मुझे इसके आयन अमोनियम आयन की मोलैरिटी चाहिए। तो आपको यहां पर इससे बेटर क्लैरिटी में यह पता होना चाहिए कि जो एसिड की मोलैरिटी है उसी एसिड के कंजुगेट बेस की मोलैरिटी यहां पुट करनी है। और अगर अमोनिया मैंने, सपोज मैंने यहां पे अमोनिया लिखा हो, मैं अगर यहां पर बफर इक्वेशन लगा रहा हूं, तो अगर मैंने एक वीक बेस लिया है तो रादर देन सॉल्ट से बेटर मुझे लिखना चाहिए कंजुगेट एसिड, ताकि आपकी आंखों को, आपके माइंड को यह क्लियर हो कि हमें सर ने बोला कंजुगेट एसिड की कंसेंट्रेशन रखने को, सॉल्ट की नहीं। पर क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ते वक्त सॉल्ट की मोलैरिटी आपकी आंखों और दिमाग पहले पढ़ते हैं, वही सीधा पुट कर देते हो। और अगर आपसे वो गलती हो भी गई तो वो गलती आपकी लकीली आपको बचा ले, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं नॉर्मेलिटी रख लेना, क्योंकि जो सॉल्ट की नॉर्मेलिटी होगी वही उसके आयंस की नॉर्मेलिटी होगी। अदरवाइज अगर मोलैरिटी की फॉर्म में रखना है तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको अगर वीक बेस की मोलैरिटी रखनी है तो उसके कंजुगेट एसिड की मोलैरिटी ऊपर रखनी है। सेम स्टोरी फॉर एसिडिक बफर, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट लिखूं या कंजुगेट बेस लिखूं। आई गेस मेरा मैसेज आपको क्लियरली समझ में आ चुका। अगर कोई ये कह दे कि किसी तरीके से मैंने बफर सॉल्यूशन के अंदर ये रेशो 1 बना दी, ये रेशो 1 का मतलब क्या है आप बता सकते हो? ये रेशो 1 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? दोनों की मैंने, दोनों की, नो, वेरी रॉन्ग, नॉर्मेलिटी 1 है। नॉर्मेलिटी 1 तो बिल्कुल ही गलत आंसर। नॉर्मेलिटी 2 हो जाए तो नॉर्मेलिटी 5 हो जाए, ये बोलो, सेम बोलो, ये ना बोलो 1 है। सो अगर नॉर्मेलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड एंड नॉर्मेलिटी ऑफ वीक बेस, या मैं बोल दूं नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ द वीक बेस, अगर वो सेम हो जाए तो अगर ये रेशो 1 बन गई तो log 1 0 हो जाएगा, पीएच क्या आ जाएगा, पीकेबी। और आप ये बताओ अगर पीओएच पीकेबी के बराबर आ गई तो ऐसे केस में जो उस सॉल्यूशन की पीओएच है या पीएच है वो एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगी जो कि सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। उस समय मैं बोलूंगा कि ये सॉल्यूशन एक आइडियल बफर है, क्योंकि बफर का काम क्या है, अपनी पीएच में किसी भी तरीके का चेंज ना आने देना। और यदि मैंने इनकी रेशो 1:1 बना के इस टर्म को खत्म कर दिया और पीओएच या पीएच इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उस समय उस सॉल्यूशन के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इट इज आइडियल बफर। इट्स बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, जो मैं अभी सिखाऊंगा कि व्हाट इज बफर कैपेसिटी। बट व्हाट इज आइडियल बफर? आइडियल बफर वो होता है जो अपने सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिलाने पे या डाइल्यूट करने पे अपनी पीएच को चेंज होने के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखाए। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस उस समय होगी जब उस सॉल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट बराबर बराबर होंगे। क्योंकि
थोड़ा सा ओपन माइंड होके सोचो, अब ये एसिड का काम क्या है? उस सॉल्यूशन की पीएच को लोअर साइड पे रखना, और इस कंजुगेट बेस का काम क्या है? पीएच को हायर साइड में रखना। अगर दोनों बराबर बराबर मात्रा में होंगे ना, तो ये सॉल्यूशन की जितनी पीएच अप करने के लिए कोशिश कर रहा है, उतना ही ये सॉल्यूशन की पीएच को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो अपोजिंग एक्शन है, वही तो मेन प्रिंसिपल था बफर्स की स्टोरी का। तो जब भी किसी बफर के लिए आपको पीएच उसके कांस्टेंट दिख जाए, यानी कि उसके अंदर पाए जाने वाले कंजुगेट बेस और उसके वीक एसिड की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी बराबर हो जाए, और जब उसके पीएच कांस्टेंट नंबर हो जाए, पीके के बराबर आ जाए, तो हम बोलते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज आइडियल बफर, या उसके लिए दूसरे शब्दों में कहा जाता है बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। मैं ये सिखाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है बफर कैपेसिटी। तो ये पॉइंट आपके नोट्स में आ जाना चाहिए कि यदि किसी बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम करनी हो, या उस बफर को आइडियल बफर का नाम देना है, तो ये रेशो 1 होनी चाहिए, ये रेशो 1 होनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू कि आइडियल बफर वर्ड का मतलब क्या है? उस बफर की अपनी पीएच में चेंज करने की रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द बोथ कंपोनेंट्स आर इन इक्वल कंसंट्रेशन। उस केस में जब ये रेशो पूरी खत्म होकर 1 log 1 बन जाएगा 0, तो पीओएच या पीएच एक कांस्टेंट नंबर आ गया। उस समय इस सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट, अगर आप उसमें एसिड मिलाओगे, बेस मिलाओगे, वो अपनी पीएच में चेंजेस को बहुत रेजिस्टेंस दिखाएगा, उसकी पीएच में चेंजेस बहुत मार्जिनल क्वांटिटी में आएंगे। हालांकि मैंने आपको बस ये एज ए हल्की सी डेफिनेशन लेमन की तरह सरफेस से बताया, डिटेल में तो अभी हम देखेंगे। बट यू गॉट द मीनिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल बफर। अगर कोई न्यूमेरिकल में बोल दे फॉर आइडियल बफर, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, व्हाट शुड बी दिस रेशो? दिस रेशो शुड बी 1। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? जैसे कि अब मैं पहले आपको एक बफर कैपेसिटी टर्म सिखाई देता हूं। Buffer capacity is change in the pH of 1 liter solution, 1 liter buffer solution how many moles of acid or a base should be added in 1 liter buffer solution to bring out 1 unit change in pH is called buffer capacity. मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें मैंने सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड मिलाया हुआ। दिस इज वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। और इस सॉल्यूशन में सपोज मेरे पास इसके A मिलीमोल है और इसके B मिलीमोल है, और मान लेता हूं कि इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर है। तो बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन होगी? मोल्स ऑफ एसिड और द बेस टू बी एडेड divide by change in pH into volume of buffer solution.
मैं इस सोल्यूशन में अगर सपोज इस सोल्यूशन की अगर कोई मुझे कहे कि इस वक्त पीएच कितनी है, मैं कहूंगा पीएच इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की मोलैरिटी B/2, B मिलीमोल, वॉल्यूम इज लेट से मैं इसको बोल रहा हूं 200 मिलीलीटर, तो B/200 डिवाइड बाय A मिलीमोल, वॉल्यूम 200 मिलीलीटर, A/200 मिलीलीटर। तो नेचुरली यहां से वॉल्यूम तो कट गया। अब मान लो मैंने इस सॉल्यूशन में कुछ बाहर से एसिड के x मिलीमोल डाले, तो x मिलीमोल जब मैंने इसमें ऐड किए तो ये जो x मिलीमोल मैंने एसिड के डाले तो इस एसिड ने सॉल्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, सॉरी सॉल्ट की क्वांटिटी को घटाया। क्यों घटाया? ये देखो, जब CH3COH इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बैठा है अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके, और ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एसीटेट की जो मेन कंसंट्रेशन है वो तो यहां से आ रही है ना। तो रियलिटी में अगर इसके A मिलीमोल्स थे, A में से X मिलीमोल डिकंपोज होके A-X और X बन गए थे, और सोडियम एसीटेट की अगर B मिलीमोल है तो ये पूरा डिकंपोज करके B और ये B बना रहा है, और कॉमन आयन के कंसंट्रेशन तो X प्लस B काउंट करनी पड़ेगी। तो हेंडरसन इक्वेशन में मुझे यहां पे एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए? B प्लस एक्स अपॉन A-X। मुझे आइडियली ये लिखना चाहिए, पर मैं एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि एसीटेट आयन की मेन कंसंट्रेशन का सोर्स ये है, तो इसके कारण इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा, तो इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बहुत कम है, यानी कि x की क्वांटिटी, x की वैल्यू बहुत छोटी है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में लगी जो मैंने अभी बोली कि अगर सोडियम एसीटेट डिकंपोज करके एसीटेट बना रहा है, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंसंट्रेशन इज सफिशिएंट इनफ टू कॉज टू ऑपरेट कॉमन आयन इफेक्ट ऑन दिस, जिसके कारण इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम है। और यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, इसका सीधा सीधा सही शब्दों में अर्थ है कि x की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल है, यानी कि x की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल है। इसलिए अगर आपको यहां B प्लस एक्स लिखना है या A-X लिखना, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट B प्लस एक्स इज नियरली B, A-X इज नियरली A। क्या आपको यहां तक जो मैंने बोला वो बात समझ में लगी है कि एक बफर सॉल्यूशन में जिसमें एसिटिक एसिड के A मिलीमोल्स थे और सॉल्ट के B मिलीमोल्स थे, तो सॉल्यूशन के अंदर जो मेरे पास B प्लस एक्स मिलीमोल्स एसिटेट के हैं, वाई आई एम सेइंग कि x इज नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि इसने इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा के इसके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड कर दिया था। तो उस एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम है, जिसके कारण हम इस x नंबर को नेग्लिजिबली स्मॉल मान रहे हैं। अब मुझे यहां से ये बताओ, जब आपके ने ये B/A लगाया, यहां पर कुछ pH की वैल्यू है, मान लो वो pH की वैल्यू आ गई 1, ये pH की वैल्यू किसी तरीके से सॉल्व करके 1 आ गया। मैंने अब इसके अंदर एसिड मिला दिया और बाहर से कोई एसिड डाला, तो मुझे ये बताओ जब मैंने बाहर से एसिड मिलाया तो इस इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग किस तरफ होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बताओगे? बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि इस रेशो में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो इन दोनों में किसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी और किसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि आएगी। जब आप एक एसिड डाल रहे हो, बाहर से आपने एसिड मिलाया, एसिड से H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, तो कोई भी मुझे बताए कि इस रेशो में कौन सा नंबर बढ़ेगा, कौन सा नंबर घटेगा।
बी बढ़ेगा और ए घटेगा। और अगर बी बढ़ गया ए घट गया तो ये रेशो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है? बड़ी हो रही है, तो पीएच भी बढ़ेगी। अगर बी, अरे बी तो घट रहा है, सॉरी बी तो घट रहा है क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है ना, बी तो घट रहा है बल्कि ए बढ़ रहा है, तो ये रेशो छोटी हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, ये रेशो घट रही है बल्कि, तो यहां से पीएच की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी या इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी? ओके, पीएच घटी। मान लो कि वो पीएच हो गई, पहले इनिशियली 1 थी, अब वो पीएच हो गई 2, तो पीएच में चेंज कितने यूनिट का आया? 1 यूनिट का चेंज आया। पर ये तब आया जब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml है। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि बफर कैपेसिटी का मीनिंग बताओ, तो मैं कहूंगा अगर 200 ml के सॉल्यूशन में जितने भी x मिलीमोल डालने में पीएच में चेंज 1 का आया, तो अब मेरे लिए बफर कैपेसिटी क्या होगी? x मिलीमोल एसिड के जो आपने डाले, वॉल्यूम 200 ml को लीटर बनाओ, और यहां चेंज इन पीएच हो गया 1। रियलिटी में बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? कितने मोल एसिड या बेस के डालें 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, ताकि उसमें 1 यूनिट का चेंज आ जाए। मैं फिजिक्स की तरीका यूज कर रहा हूं। फिजिक्स वाले क्या करते हैं, जिसकी डेफिनेशन देनी हो उसको न्यूमरेटर के सामने बता देते हैं और बाकी सबको 1 1 बना देते हैं। यही कहते हैं ना, फोर्स इज, अगर मतलब वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से बोल रहा हूं, कितने मिलीमोल एसिड या बेस के डालें, मिलीमोल्स नहीं, कितने मोल्स एसिड या बेस के डालें, सॉरी, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में। और जब 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्योंकि पर लीटर का मतलब है ये डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन। टू ब्रिंग आउट द चेंज इन पीएच ऑफ 1 मतलब पर यूनिट चेंज इन पीएच। तो जितने भी मैंने मिलीमोल्स एसिड या बेस के डाले वो न्यूमरेटर में रखने, डिवाइड बाय बफर सॉल्यूशन इन लीटर एंड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने x या y मिलीमोल एसिड या बेस के डाले हैं तो पीएच में चेंज कितना आ रहा है। अब मुझे एक बताओ, आप बफर सॉल्यूशन कैसा चाहोगे, जो पीएच में चेंजेस को आने दे या ना आने दे? ना आने दे। तो हम चाहेंगे कि ये जो चेंज इन पीएच है बफर सॉल्यूशन के लिए, ये ज्यादा हो या कम हो? कम हो। और अगर ये नंबर कम होगा तभी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि बफर, आइडियल बफर का मतलब क्या है कि अच्छा बफर कौन है, जिसमें हम एसिड या बेस के जितने भी मोल्स डालें उसकी पीएच में चेंज बहुत कम से कम हो। तो बफर कैपेसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि अगर 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में 1 यूनिट का पीएच का चेंज लाना है तो उसमें कितने एसिड या बेस के मोल्स डालने पड़ेंगे। अब ये जो चेंज इन पीएच है, ये तो 1 अगर चेंज इन पीएच है अगर आपने रखा तो पीएच का चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां हमने साइन के साथ ही नहीं डालनी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ही डालना है। तो अगर मैंने बाहर से एसिड मिलाया, एसिड डालने से पीएच घट गई, तो मैं जब एसिड मिला रहा हूं तो पीएच में डिक्रीमेंट अगर 1 यूनिट का आया तो वो वैल्यू यहां रखनी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज बफर कैपेसिटी, कैसे डिफाइन की गई है बफर कैपेसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर कैपेसिटी, कि एसिड और बेस के कितने मोल मिलाए जाएं, किसी सॉल्यूशन में कितने मोल एसिड या बेस के डालें, प्रोवाइडेड उसका 1 लीटर अगर वॉल्यूम है तो उस 1 लीटर में कितने मोल डालें ताकि पीएच में चेंज 1 का आए। और जब आप बोल रहे हो कि पर लीटर बफर सॉल्यूशन पर यूनिट चेंज इन पीएच, मतलब डिवाइड बाय चेंज इन पीएच एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? और आपको यह क्लियर हुआ कि क्यों मैं कह रहा हूं कि बफर किसी अच्छे बफर के लिए अगर चेंजेस इन पीएच कम हो तभी वो अच्छा बफर कहलाएगा, यानी कि उसकी बफर कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। जिस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी हाई है तो उसका मतलब जरा समझना, बफर कैपेसिटी को बड़ा करना है तो इस नंबर को बड़ा करो और इस नंबर को छोटा करो। इसका मीनिंग समझे, अगर हम वॉल्यूम फिक्स रखें बफर सॉल्यूशन का, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें ज्यादा सारे मोल्स डालोगे तो जाके थोड़ा सा चेंज आएगा। पता लगा? ज्यादा सारे एसिड या बेस के मोल मिलाओगे
तब थोड़ा सा चेंज आएगा पीएच में, तभी बफर कैपेसिटी अच्छी मानी जाएगी और वो अच्छा बफर है। अगर एक बफर सॉल्यूशन में मैंने थोड़े से मोल ही डाले, थोड़े से एसिड के मोल डाले और पीएच में बड़ा चेंज आ गया, तो अगर पीएच में बड़ा चेंज आ गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और ये मैंने थोड़े से डाले थे, इसका मतलब कि मेरे बफर सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस पावर लो है या हाई है, तो वो बफर कैपेसिटी डिक्रीज होगी उस सॉल्यूशन की। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि वाई मोल्स को न्यूमिनेटर में रखा है, वाई पीएच को नीचे डिनोमिनेटर में रखा है, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी बफर सॉल्यूशन में अगर मैंने 0.1 मोल डाले और उसकी पीएच में चेंज आया 0.002 का, तो मैं कहूंगा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मैंने 0.1 मोल डाले और ये चेंज आया 0.002 का एक बफर में, और एक दूसरा बफर सॉल्यूशन है जिसमें मैंने वही 0.1 मोल डाले एसिड के और पीएच में चेंज आया 0.2 का, तो बता सकते हो कौन सा बफर अच्छा था, पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला, क्योंकि उसमें चेंज इन पीएच बहुत कम आए थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस बफर कैपेसिटी टर्म। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो मैं बफर कैपेसिटी का ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है, इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताऊंगा जो मैं यहां भी लिख रहा हूं, पर ये इक्वेशन कहां से आई ये आप सीखोगे नेक्स्ट क्लास में। बफर कैपेसिटी इज हाउ यू कैलकुलेट इट, 2.303 times A into B upon A plus B. What is A? Moles of weak acid and B is moles of conjugate base of the weak acid. In buffer solution. किसी भी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है। व्हाट इज ए? ए इज मोल्स ऑफ द वीक एसिड और बी इज कंजुगेट बेस के मोल्स, यानी कि अगर एसिटिक एसिड के मैंने ए मोल्स रखे हैं, ए मोल्स एसिटिक एसिड और बी मोल्स सोडियम एसीटेट है, तो ए और बी मिलीमोल्स किसके हो गए? एसिड और उसके कंजुगेट बेस के। और बेसिक बफर में उल्टा, अगर ये वीक बेस के मोल्स हैं तो फिर उसके कंजुगेट एसिड के मोल्स। यानी कि अगर मैंने आपको कभी कोई ऐसा दे दिया ना, अगर मैंने आपको बोल दिया व्हाट इज buffer capacity of 2 liter buffer solution having 200 millimoles of acetic acid and 200 millimoles of sodium acetate. तो बताओगे बफर कैपेसिटी कैसे निकालोगे? मुझे जब यहां पे वैल्यू रखनी ए और बी की, तो मैं यहां पर क्या रखूं बफर कैपेसिटी में? बफर कैपेसिटी विल बी 2.303 टाइम्स A इंटू बी बाई ए प्लस बी। यहां पर जो मुझे आपको यहां बताना है कि आपके पास अगर यहां मिली मोल्स है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के, तो यहां आपको मोल्स रखने हैं या मोलैरिटी रखनी? यहां पर जब आपने ये वैल्यू रखनी है तो यहां ध्यान में रख लेना मैं यहां क्या ऐड करने लगा हूं।
in a buffer solution of 1 liter. तो यदि मैंने आपको बोला कि 2 लीटर में 200 मिलीमोल एसिटिक एसिड के हैं और 2 लीटर में 200 मिलीमोल सोडियम एसीटेट के हैं, तो आप बताओगे ए और बी की वैल्यू क्या रखनी है? What will be the value which you are supposed to put over here? मुझे रखने मोल, वो भी मोल जो 1 लीटर बफर सोल्यूशन में है। ये 2 लीटर में बिल्कुल सही। तो जो भी आपको यहां ए और बी पुट करना है, मिली मोल्स को बनाओ मोल्स, डिवाइड बाय 1000 करके, डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 लीटर, क्योंकि ये 2 लीटर में है तो 1 लीटर के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। दिस विल बी वैल्यू ऑफ ए। तो आप रखोगे 0.1, उस केस में यहां ये नंबर होगा 2.303 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बाय 0.2। पर ये क्वेश्चन कैसे आई, कहां से आई, ये मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में आपको डिराइव करके बताऊंगा। बट बफर कैपेसिटी निकालनी कैसे है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के मिलीमोल्स दे दिए जाए और उस पूरे बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया जाए, तो जितने मोल्स वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस के 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, तो ये ध्यान रखना कि 1 लीटर में, यानी कि आप बेसिकली यहां मोल्स नहीं रख रहे, एक्चुअल में मोलैरिटी रख रहे हो, क्योंकि मोल्स बाय वॉल्यूम जब कर दिया ये तो मोलैरिटी आ गई एक्चुअल में। तो क्योंकि जब आपने कंडीशन लगा दी 1 लीटर में इतने मोल्स, 1 लीटर में इतने मोल्स, तो बाय डिफॉल्ट इट्स मोलर कंसेंट्रेशन। इज दिस क्लियर कि मोलर कंसेंट्रेशन मैंने वर्ड क्यों बोला? ओके, so with this I am ending the today's meeting. If you have any doubt you can ask me before I end up the meeting. क्या आपको ये सारी टर्म क्लियर है? ए बी, ए प्लस बी, क्या यहां पर जो आपने लिख लिया इन 1 लीटर सोल्यूशन? एनी डाउट, एनी क्वेरी? कैन आई एंड अप द मीटिंग नाउ? ओके बच्चों, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।